हेलो दोस्तों। किसी पानी कर देना। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। मैं आपके सामने हाजिर हूं भाई। जी स्टूडेंट्स जवाब दीजिएगा। दिनेश, रवीन, अविकेश, अजय। देखिए कल शाम को आपका सीजीएल 2023 टीयर वन का रिजल्ट आ गया और रिजल्ट जो है थोड़ा हाई कट ऑफ गई है। मात्र 71,000 स्टूडेंट क्वालिफाई करे हैं एसएससी ने। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने स्टूडेंट क्वालिफाई कर गए हैं टीयर वन। कितने बच्चों का जो भी हमारे बैच में पढ़ रहे हैं उनका प्री क्वालिफाई हो गया है। क्वालिफाई तो ज्यादातर का हुआ होगा, ऐसे कितने बच्चे जिनका प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया है, मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से। तीन मार्क्स से रह गया। अच्छा, 80% स्टूडेंट का हो चुका है, लेकिन 20% ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनका क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। हर 10 कमेंट में से 2 से 3 बालक ऐसे जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ भाई। चलिए कोई बात नहीं। आप मेंस के बेस से पढ़ाई कर रहे हो तो आप पढ़ाई करते रहो, ये पढ़ाई आपकी खराब नहीं जाएगी। अब आप सीएचएसएल आपने दिया होगा, सीएचएसएल के मेंस पे फोकस करो। अगले महीने सीपीओ का पेपर होने वाला है, सीपीओ पे फोकस करो। फिर एमटीएस का पेपर होने वाला है, एमटीएस के पेपर पे ध्यान दो। फिर फरवरी में सीडीएस का पेपर होगा, सीडीएस के पेपर पे ध्यान दो। सर इतनी हाई कट ऑफ, बेटा कट ऑफ तो हाई रहेगी। मैं तुमको कितनी बार बता चुका हूं कि आसान पेपर जो होता है ना, आसान पेपर वो बर्बादी की निशानी है। आसान पेपर जो बर्बादी की निशानी है। अब सीजीएल 2023 का पेपर हुआ, प्री के 39 शिफ्ट बनी। 39 शिफ्ट में 975 सवाल आए, गणित के 975 सवाल। 975 सवाल में से जब हमने और हमारी टीम ने छांटे कि गणित के अच्छे सवाल ढूंढते हैं, तो हमको मुश्किल से 70-75 सवाल भी नहीं मिले जो ढंग के हों। मुश्किल हो 70-75, यानी कि जिस पेपर में 1000 क्वेश्चन में से 900 क्वेश्चन बिल्कुल घटिया किस्म के आते हों, यानी कि वो पेपर बहुत ही वाहियात है। जब पेपर बहुत आसान है तो कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी। और शुक्र मानाओ 150 कट ऑफ गई है। पेपर इसी लेवल का आएगा जिस हिसाब से बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कट ऑफ प्री की 170 जाया करेगी, 170। अगले साल सीईटी आने के बाद अगर सीईटी का लेवल जो अभी एसएससी का लेवल चल रहा है, खासकर सीजीएल का, अगर वो लेवल दुगना टफ नहीं किया तो आप ये समझो सीईटी की कट ऑफ इतनी हैवी जाया करेगी कि दुनिया के लिए मेंस करना तो दूर, सीईटी क्वालिफाई करने एक चैलेंज बन जाएगा। सीईटी क्वालिफाई करना ही टेढ़ी खीर बन जाएगा। उन्हें क्या चाहिए कि अगर जैसा आपका 100 नंबर का पेपर आ रहा है तो उसमें से 50 सवाल मुश्किल होने चाहिए, 50 इजी मॉडरेट होने चाहिए। तो मुश्किल सवाल होंगे तो गधे उसमें फर्क देखने को मिलेगा, कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी। हाँ सीईटी में आएगा ही प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर ही आएगा। सीईटी कंफर्म है भाई, अब कुछ नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, चलेगा। शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं और सिंपल इंटरेस्ट के बाद आज मैं आपको इसके आगे कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है ना जी। सवाल नंबर 78 बनाएंगे बच्चे। ठीक है, ये जल्दी से खत्म करके कंपाउंड टेस्ट शुरू करेंगे, समय बहुत कम है। गिरी ने गौरव से 4 साल के लिए 16% की दर से 7800 रुपीस उधार लिए। इसमें कुछ पैसा मिलाया
वे 19% की दर से 4 साल को आजम को उधार दे दिया। यदि उसको 1601 रुपए का प्रॉफिट हुआ है गिरी को, तो ज्ञात करें उसने कितना पैसा मिलाया था। देखो 3 लोग हैं, गिरी है, देखो ध्यान सुनिएगा, गिरी ने कुछ पैसा उधार लिया गौरव से 16% की दर से, और फिर पैसा उधार लेने के बाद उसमें कुछ पैसा ऐड किया, ध्यान सुनिएगा, कुछ पैसा ऐड किया, और ऐड करने के बाद उसने आजम को दे दिया 19% की दर से, आजम को 19% की दर से। गिरी को प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों 1601 रुपए का। तो पूछा है गिरी ने कितना पैसा ऐड की, कितना पैसा मिलाया था। एक बात बताओ, जो पैसा हुआ क्या कि गिरी ने एक आदमी से पैसा उधार लिया, दूसरे आदमी को पैसा उधार दे दिया। गिरी ने पैसा उधार लिया था 16% की दर से और आजम को उधार दे दिया 19% की दर से। तो बीच में 3% का गिरी प्रॉफिट कमा लेगा कि नहीं? 3% का। भाई गिरी ने उधार कितना लिया था गौरव से? 7800 रुपीज। तो 7800 रुपीज का 3% प्रॉफिट कमा लेगा। अब 7800 रुपीज का 3% कितना होता है? जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। 3% एक साल में, ये समय कितना? 4 साल। तो 4 साल में गिरी कितना प्रॉफिट कमाएगा? भाई 16% की दर से उधार लिया, 19% की दर से दूसरे आदमी को दे दिया, तो हर साल 3% प्रॉफिट कमा रहा है। 4 साल में कितना कमाएगा? 12%। तो 78 गुणा 12 कितना आएगा भैया? 960 से 24 कम आएगा, यानी कि 936 रुपए। तो गिरी को 936 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए, होना चाहिए। प्रॉफिट हुआ 1601 रुपए का, यानी कि गिरी को कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है? तो आप कहोगे सर 5, 9 में से 3 गया 6, और ये 15 में से 9 गया 665 रुपए। गिरी को 665 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है। अब आप कहोगे सर ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट गिरी को क्यों हुआ है? तो आप कहोगे सर गिरी ने कुछ पैसा ऐड किया है, उसकी वजह से हुआ है। ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट गिरी को क्यों हुआ है? तो आप कहोगे सर गिरी ने कुछ पैसा अपनी तरफ से मिलाया है, उसकी वजह से गिरी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है। मेरे प्यारे भाई समझ में आया कि नहीं? देखिए गिरी ने जो पैसा मिलाया है वो तो चुकाना नहीं है गौरव को, उस पे तो गिरी पूरा पूरा प्रॉफिट कमाएगा। भाई गिरी ने पैसा उधार दिया है आजम को 19% की दर से, यानी कि जो पैसा गिरी ने ऐड किया है, उस ऐड किए हुए पैसे पर गिरी हर साल 19% का ब्याज कमाएगा कि नहीं कमाएगा? ये तो गौरव को लौटाना ही नहीं है। एक साल में 19% ब्याज कमाएगा, तो आजम से 4 साल में कितना ब्याज कमाएगा? 76%। यानी कि ऐड किया जो गिरी ने अमाउंट है उसका 76% ही 665 के बराबर है। लॉजिक क्लियर हुआ? तो 1% की वैल्यू कितनी है? 665 बटे 76। और आपसे पूछा क्या? 100% की वैल्यू, ऐड किए गए अमाउंट का 100% कितना है? तो 19 चौक 76, 19 तिया 57 है भाई, और ये 95 है ना, 5 और 4 से 100 25, तो 35 गुणा 25 आ जाएगा मेरे दोस्तों 875 रुपीज। आंसर है सी ऑप्शन, 875 रुपए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। सवाल नंबर 79 को खुद से ट्राई करना। ये क्वेश्चन करेंगे बेटे सवाल नंबर 80, जवाब देंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर। 80 नंबर सवाल फटाफट, बहुत प्यारा सवाल है। 44,500 रुपए को ए पार्ट ऑफ 44,500 इज लेंट आउट एट 15% सिंपल इंटरेस्ट पर 6 मंथ। सवाल की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ना। 44,500 रुपए का एक भाग 15% अर्धवार्षिक साधारण ब्याज की दर से दिया गया, यानी कि ये 15% ब्याज 6 महीने में है, तो पर एनम कितना ब्याज है? 30%। 6 महीने में 15% ब्याज है, तो एक साल में कितना ब्याज? 30% पर एनम। सीधा सीधा नहीं लिखा है। ये 15% ब्याज हर 6 मंथ में, हर 6 महीने में, तो एक साल में कितना होगा? 30%। तो 44,500 का एक हिस्सा आपने उधार दिया 30% की दर से, बाकी उधार दिया आपने 18% की दर से। सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, द रेस्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, ये एक साल के बाद दिया गया है। द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर फ्रॉम द टाइम व्हेन द फर्स्ट अमाउंट वाज लेंट आउट इज 10:3। पहला भाग को उधार देने के समय के 4 साल के बाद
सिंपल इंटरेस्ट जो मिला उस सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो 10:3 है। तो आपसे पूछा है सेकंड पार्ट कितना है जो 18% की दर से उधार दिया गया। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, सवाल में आपसे पूछा है सेकंड पार्ट यानी कि प्रिंसिपल। अब लॉजिकली सुनिएगा मेरे दोस्तों, सवाल में रेशियो से करूंगा, वेरिएबल नहीं मानूंगा, एक्स वाई मान के नहीं करूंगा। सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम, यही है। अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो इसको नीचे लाना पड़ेगा, रेट परसेंटेज इंटू टाइम को क्या लेना होगा, नीचे लाना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब जरा मेरी बात को लॉजिकली सोचने की कोशिश करो, समझने की। आपने 44,500 का एक हिस्सा उधार दिया 30% की दर से, बाकी हिस्सा उधार दिया आपने एक साल के बाद। पहला हिस्सा उधार देने के एक साल के बाद आपने दूसरा हिस्सा उधार दिया है 18% की दर से। अब यहां ढंग से पढ़ो, सवाल ढंग से पढ़ो। पहले भाग को उधार देने के समय के 4 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात 10:3 है। पहले भाग को उधार देने के 4 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो 10:3 है। तो आपने 44,500 के दो टुकड़े करे, फर्स्ट और सेकंड। सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो कितना है, 10:3। 10:3 रेट क्या है, पहला आपने उधार दिया 30% की दर से, 30% की दर से, और दूसरा आपने उधार दिया 18% की दर से। पहला हिस्सा आपने उधार दिया 4 साल के लिए, बोला है पहले हिस्से को उधार देने के 4 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो 10:3 है। पहला हिस्सा उधार दिया आपने टी मतलब टाइम, 4 साल के लिए। सेकंड हिस्सा कितने समय के लिए उधार दिया, जवाब दो सेकंड हिस्सा। तो आप कहोगे सर जो सेकंड शेष भाग है वो पहले भाग के 1 साल के बाद उधार दिया गया है, यानी कि सेकंड हिस्सा उधार दिया है मात्र 3 साल के लिए। क्लियर है, क्लियर क्लियर नहीं लिखा हुआ है सवाल में, पढ़ के सोचना पड़ेगा कि अगर पहला हिस्सा 4 साल के लिए उधार दिया गया है और सेकंड पार्ट जो है, रेस्ट जो अमाउंट है वो पहले शेयर के 1 साल बाद दिया गया है, तो कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये रेशियो हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड पार्ट का। प्रिंसिपल का रेशियो ये हो जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर 3 से 3 कट जाएगा मेरे दोस्तों। तो 180 और 120, 180 और 120 क्या आएगा रेशियो, 3:2। यानी कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट के प्रिंसिपल का राशि का रेशियो आ गया। आपसे पूछा है 18% की ब्याज दर पर उधार दिया गया भाग कितना है। सेकंड पार्ट आपसे पूछा है 2 यूनिट की वैल्यू, आउट ऑफ टोटल कितना आ जाएगा, 3 और 2 5। तो 44,500 रुपए का 2/5 यहां से पूछा गया है। मुझे लगता है आपको समझ में आएगा। 5 से जाएगा मेरे दोस्तों, 5 अट्ठे 40 और 5 नाम 45, 8900 का 2 गुना यानी कि 17,800 रुपए। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। INR मतलब इंडियन रुपीस। बिल्कुल अभिनंदन, ठीक है ना। तो बहुत ही बेसिक सवाल है मेरे प्यारे भाई। देखिए जो चीज पूछी गई है अगर आप उसका रेशियो निकाल पाते हैं तो आपका समय बचेगा। ये सवाल करके बताओ, 81 नंबर। अगेन ए फैंटेस्टिक क्वेश्चन, जबरदस्त सवाल बनाएंगे बच्चों, करिए बच्चों।
देखो, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ये बैंकिंग के पेपर में बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो, ये सवाल इसलिए लिया है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस में भी बन जाते हैं, और ऐसे सवालों को हमेशा इक्वेशन बना के सॉल्व किया करो जी। 14,000 रुपए की धनराशि को दो भाग में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग पर 5% का सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे भाग पर 8% का सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। एक साल के बाद 5% की दर वाले भाग पर प्राप्त ब्याज 8% की दर वाले भाग पर प्राप्त ब्याज से 92.25 रुपीज ज्यादा है, 92.25 रुपए ज्यादा है। तो आपसे पूछा 8% वार्षिक दर वाला भाग कितना है। फाइंड द सम लैंड एट 8% पर एनम। 8% वार्षिक दर पर कितना पैसा दिया गया है। देखिए, हमने मान लिया कि 14,000 रुपए को आपने दो पार्ट में बांटा। क्या मान ले लेते हैं, ए और बी मान लेते हैं, ठीक है भाई। 14,000 रुपए को समझ में, सुनना मेरी बात को, यानी कि ए प्लस बी कितना है मेरे दोस्तों, 14,000 रुपए। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा जो है सवाल कह रहा, ए प्लस बी बराबर 14,000 रुपए। क्लियर है। आप बोलोगे हाँ सर, पहले भाग पर 5% ब्याज मिल रहा है तो ए का 5% इतना ब्याज मिलेगा, दूसरे भाग पर आपको ब्याज मिला 8% का सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे भाग पर इतना ब्याज मिलेगा। अब बोला यह गया है कि एक साल के बाद है ना, 5% की दर वाले भाग पर जो ब्याज है वो 8% वाले ब्याज से 92.25 रुपीज ज्यादा है। तो ए रुपए पर जो ब्याज मिला है एक साल में वो कितना ज्यादा है, सेकंड पार्ट पर जो ब्याज मिला 8% के हिसाब से उससे 92.25 रुपीज ज्यादा है। तो आपके सामने बच्चे दो इक्वेशन बन गई हैं बेसिकली, और मुझे इनको सॉल्व करना है, और यहां से आपको निकालना है बी, ठीक है। बी का मान निकालना है मेरे प्यारे भाई। अब बताओ बी का मान निकलेगा कैसे, जवाब दो। यानी कि ए गायब करना है तो दो इक्वेशन सॉल्व करने बेसिकली। तो आप कुछ मत करो भाई, यहां 5% है, यहां ए है, तो यहां भी पूरी इक्वेशन में 5% से मल्टीप्लाई कर दो, 5% से। यहां भी पूरी इक्वेशन में 5% से मल्टीप्लाई कर दो। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 14,000 का 5% कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 700 रुपए, 700 रुपीज आ जाएगा कि नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। 14,000, ठीक है भैया। 14,000 का 5% 700। अब घटा दो भाई, दोनों घटा दो, आपको सेकंड पार्ट निकालना ना, घटा देंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा मेरे प्यारे भी। इसमें इसको घटाएंगे 5 में से -8 को, तो 13% ऑफ बी हो जाएगा बराबर। अब 700 में से 92.25 घटाएंगे, कितना आएगा, 700 में से 93 घटा लो, 603 आएगा, 603.75। ये आएगा कि नहीं आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सॉरी 92 पॉइंट घटा रहे ना आप, तो यहां पे 93 माइनस करेंगे तो 607.75 आएगा, ठीक है ना। 92,799 और 0.25 और 0.75 1 हो जाएगा। यानी कि बी का 13% 607.75 है। तो बी का 1% कितना है, इसको 13 से काट लेंगे तो 13 चौका 52, 8 बचेगा मेरे दोस्तों, फिर 13 छिंग 78, तो 46 जा रहा है, 46 जा रहा है, ए ऑप्शन इसका उत्तर आएगा। 46 बार जा रहा है तो ए ऑप्शन मस्ट बी द आंसर। हंड्रेड परसेंट 1 ही होता है मेरे दोस्तों। 100% का मतलब क्या होता है, 1 लिखने की जरूरत है क्या अजय भाई, नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल प्रॉफिट लॉस में बन सकते हैं कि भाई दो आर्टिकल है, दोनों का सीपी इतना, एक को इतने पे बेचा, एक को इतने पे, एक इस पे प्रॉफिट लॉस इससे ज्यादा है, तो दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी, ठीक है भाई। चलिएगा अगला सवाल बनाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। सवाल नंबर है आपके सामने, यस, क्वेश्चन नंबर है 82। अब देखो मैं वही, ये मिसलेनियस में भी मैं आपको वही सवाल करवा रहा हूं, कितना ही समय है, जो बहुत ही ज्यादा फिक्स टाइप के हैं, बाकी पेपर्स में आए हैं। ये बताओ जल्दी से। अब जैसे एक ही सवाल करवाऊंगा मैं आपको यहां पे शिफ्टिंग वाला, 82 नंबर। जवाब दीजिएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सभी बच्चे एक साथ मुझे जवाब देंगे, सब बालक। एक आदमी 22% की दर से कुछ पैसा निवेश करता है और बाकी धनराशि 15% की दर से निवेश करता है।
उसे 2445 रुपए का ब्याज मिलता है एक साल में। यदि वह निवेश की गई राशि को आपस में बदल दे, यानी कि वो प्रिंसिपल को आपस में इंटरचेंज कर ले, तो ब्याज 105 रुपए ज्यादा मिलेगा। पूछा है 22% के सिंपल इंटरेस्ट पर उसने कितनी राशि निवेश की है। इस सवाल को भी आप ए और बी मान के दो इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो, है ना। इस सवाल को भी दो इक्वेशन बना के सॉल्व किया जा सकता है, जैसे पिछला क्वेश्चन किया हमने। बट मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहां पे जो है इंटरचेंज हो रहा है, तो ऐसे सवाल में शिफ्टिंग लग जाती है जहां टोटल सम फिक्स रहता है। जैसे आपने जो है कुछ धनराशि निवेश की आपने दो पार्ट में, फर्स्ट और सेकंड, समझ में, फर्स्ट और सेकंड। पहले पे 22% का सिंपल इंटरेस्ट है, सेकंड आपने इन्वेस्ट किया 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 15% के ब्याज पर, और आपको एक साल में कितना ब्याज मिला है? 2445 रुपए, 2445 रुपीज। पहले हिस्से पर 22% पर एनम ब्याज है और दूसरे पर 15% ब्याज। एक साल में आपको 2445 रुपए ब्याज मिल गया। अगर वह निवेशित की गई धनराशि को, अगर वो अमाउंट जो इन्वेस्ट किया उसको इंटरचेंज कर दे, अमाउंट इंटरचेंज करने का मतलब फर्स्ट अमाउंट इन्वेस्ट कर देगा 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और सेकंड वाला इन्वेस्ट कर देगा 22% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। इंटरचेंज कर दिया। अब पहला वाला लगा दिया 15% की दर से, दूसरा वाला इन्वेस्ट कर दिया 22% की दर से, तो उसे ब्याज 105 रुपए ज्यादा मिलेगा। ब्याज कितना एक्स्ट्रा मिलेगा? 105 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा मेरे प्यारे भाई। पूछा 22% की दर पर कितनी धनराशि निवेश की थी? 22% की दर पर फर्स्ट धनराशि निवेश की थी। आपसे फर्स्ट पूछा है। क्या पूछा है बेटा? आपसे फर्स्ट पूछा है। जवाब दो, क्या आंसर होगा? आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई यहां पे फर्स्ट प्रिंसिपल, ये आपको निकालना है। तो देखो, जिस भी सवाल में टोटल सम फिक्स होता है, देखो ना 22 और 15, 37, 15, 22, 37, टोटल सम फिक्स होता है, टोटल सम फिक्स होता है, वहां आप शिफ्टिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। हमने आपको सिखाया कि हमेशा बढ़ती डायरेक्शन में काम करो, बढ़ती डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये 22%, ये 15%, कितना ब्याज मिला? 2445 रुपए। अगर आप अमाउंट को इंटरचेंज कर दोगे तो पहला 15% की दर से इन्वेस्ट हो जाएगा, दूसरा 22% की दर से, 105 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज होगा। आपसे फर्स्ट पूछा है, फर्स्ट पूछा है, तो लॉजिक क्या होता है ऐसे सवालों का, कि अगर मैं सेकंड में जीरो अमाउंट इन्वेस्ट करूं, सारा का सारा पैसा फर्स्ट स्कीम में लगाऊं, तो कितना ब्याज मिलेगा ये पता लगाओ। सेकंड को जीरो बनाइए, अगर फर्स्ट निकालना है तो सेकंड को जीरो बनाइए। हमेशा बढ़ती डायरेक्शन में काम करेंगे। अगर आपको 7% ब्याज एक्स्ट्रा मिलता है, 7% ब्याज, 7% ब्याज एक्स्ट्रा मिलता है, तो देखो नीचे की तरफ तीर जा रहा है, नीचे 105 रुपए एक्स्ट्रा है, नीचे 105 रुपए एक्स्ट्रा है मेरे प्यारे में। ऊपर की ओर जाएंगे मेरे दोस्तों तो कितना होगा? 105 रुपए कम, 105 रुपए कम। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही भाई, नीचे आएंगे 105 रुपए ज्यादा है, ऊपर जाएंगे 105 रुपए कम, ठीक है भाई। मुझे सेकंड को जीरो बनाना है। अगर ये पैसा सेकंड प्रिंसिपल में इन्वेस्ट ना करके, अगर ये 15% ब्याज सेकंड प्रिंसिपल पे ना मिलके फर्स्ट प्रिंसिपल पर ही मिलता, फर्स्ट प्रिंसिपल पर ही मिलता, तो आप मुझे बताओ कितना सिंपल इंटरेस्ट होता? जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान सुनेगा। अब 7% एक्स्ट्रा तो ब्याज 105 रुपए कम है, 7 का 15 गुना, कितना बेटे? 7 का 15 गुना 105, तो यहां कितना होगा? 15 का 15 गुना, 15 का 15 गुना 225 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। 2445 में से 225 माइनस करेंगे 2220 रुपए, यानी कि 2220, 2220 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। यानी कि फर्स्ट का 22 प्लस 15 37%, फर्स्ट का 37% ही 2220 रुपए के बराबर है। यस सर नो जवाब देंगे। तो देखो, अगर आप इसको 7% बढ़ाओगे ऑटोमेटिकली 7% कम हो जाएगा। अगर ये पैसा 15% पे सेकंड प्रिंसिपल में इन्वेस्ट ना करके फर्स्ट में इन्वेस्ट किया होता तो 15% एक्स्ट्रा ब्याज। देखो अभी भी ये 37 कर दिया, इसको जीरो बना दिया मैंने। 7 का 15 गुना 105, तो 15 का 15 गुना 225 रुपए कम, ठीक है भाई। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का 37% 2220 है, 37 छिक्का होता है 2220, 3700 छिक्का होता है 222, क्योंकि 37 थे 111 है, तो 1% की वैल्यू 60 है, 100% 6000 है, तो 6000 इसका आंसर आ जाएगा।
वानी कह रहे हैं सर इसमें अमाउंट इंटरचेंज करने को बोला है, फिर आपने रेट क्यों कर दी? देखो वानी, अमाउंट इंटरचेंज करने का मतलब जो पैसा किसी ब्याज से लग रहा था वो दूसरे ब्याज से लगा दो, यही तो मतलब हुआ। अरे बात का मतलब तो एक ही है भाई। दो दुल्हन को बदल दिया आपस में, तो उनके दूल्हे भी तो आपस में बदल गए हैं। ठीक है जी। नहीं भाई अमित, पहले से है, करेंगे अगला सवाल जी। सवाल नंबर 83 खुद से ट्राई करेंगे। 83 नंबर, 83 नंबर खुद से ट्राई करेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर है दोस्तों आपके सामने यहां पर 84 जी। जल्दी से बताएं मेरे दोस्तों। 84 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे प्यार भी, जबरदस्त क्वेश्चन, मजा आ जाएगा सवाल करके। बहुत फेमस क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का। एक आदमी बैंक से 10,000 रुपए उधार लेता है, 2 साल के बाद वो 3,000 रुपए चुका देता है, 5 साल के एंड में वो 2,500 रुपए चुका देता है, और 7 साल के एंड में वह 6,720 रुपीस का भुगतान करता है और अपना सारा जो है ड्यू, अपना सारा कर्जा खत्म कर लेता है। तो आपसे पूछा है वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। सवाल को करने के दो तरीके हैं, एक तो आप R% मान के करो, माना ब्याज की दर R% है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में खास बात क्या होता है कि जब भी आप सिंपल इंटरेस्ट में पैसा पे करते हैं तो आपका प्रिंसिपल माइनस होता चला जाता है, प्रिंसिपल डिडक्ट होता चला जाता है। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। इस सवाल में आपको एक लॉजिक बताऊंगा। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि 4,000 रुपए पर 4,000 रुपए पर 4,000 रुपए पर 3 साल का ब्याज, 4,000 रुपए पर 3 साल का ब्याज, और मैं आपसे कहूं कि 12,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज, क्या इन दोनों बातों में कोई फर्क है कि सेम है? मैं आपसे कहूं भाई मुझे 4,000 रुपए पर 3 साल तक ब्याज देना पड़ा सेम रेट से, फिर दूसरा बंदा कहता भाई मुझे तो 12,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज देना पड़ा, कहते हैं दोनों बातों में कोई फर्क है? नहीं, कोई फर्क नहीं है। 4,000 पर 3 साल का ब्याज, 4,000 है सॉरी एग्जाम्पल ले रहे, और 12,000 पर 1 साल का ब्याज देना पड़ा, दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है। 4 तिया 12, 4 12 कम 12, कोई फर्क नहीं है। तो इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं ऐसे सवाल को सॉल्व करने में। अब एक आदमी ने 10,000 रुपए उधार लिए किसी रेट इंटरेस्ट से, 2 साल बाद 3,000 रुपए चुकाए, तो इस 10,000 पर 2 साल का ब्याज लगेगा। एक आदमी ने 10,000 रुपए उधार लिए, 2 साल बाद 3,000 चुकाए, तो 10,000 पर 2 साल का ब्याज लगेगा, या फिर कहूं 20,000 पर 1 साल का ब्याज लगा, 20,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज लगा 20,000 पर, फिर 2 साल बाद 3,000 चुका दिए, 10,000 में से 3,000 चुका दिए तो बचा कितना? 7,000 बचा कितना? 7,000। फिर 5 साल बाद 2,500 चुकाएं, तो 2 साल और 5 साल के बीच में गैप कितना है? 3 साल का गैप है, यानी कि 7,000 पर 3 साल का ब्याज लगेगा, 7,000 पर 3 साल का ब्याज, यानी कि 21,000 पर 1 साल का ब्याज लगेगा। 7,000 पर 3 साल का ब्याज बोलो या 21,000 पर 1 साल का ब्याज बोलो। अब 5 साल बीत गए, फिर से 2,500 रुपए चुका दिए, पहले 10,000 में से 3,000 चुकाए, कर्जा रह गया 7,000, फिर 7,000 में से 2,500 और चुका दिया, कर्जा कितना रह गया? 7,000 में से 2,500 माइनस कर दो, 4,500 रुपए। अब कर्जा रह गया 4,500 रुपए। फिर 7 साल के एंड में 6,720 रुपए चुकाया, तो 5 साल और 7 साल के बीच में गैप कितने का है? 2 साल, यानी कि 4,500 रुपए पर 2 साल का ब्याज लगेगा, 4,500 पर 2 साल का ब्याज लगेगा, या फिर 9,000 पर 1 साल का ब्याज लगेगा। 9,000 पर 1 साल का ब्याज लगेगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो 4,500 पर 2 साल का ब्याज लगेगा, 7 साल बीत गए, फिर उसने 6,720 रुपीस चुकाया, 6,720 रुपीस चुकाया, कर्जा बचा कितना है? 4,500 रुपए, उसने चुकाया है 7 साल के एंड में 6,720। कितने रुपए एक्स्ट्रा चुकाए मेरे दोस्तों? बताओ कितने रुपए एक्स्ट्रा चुकाए? तो आप कहोगे सर 6 4 2 7 2,220 रुपए, 2220, 2,220 रुपए एक्स्ट्रा चुकाए हैं, 2,220 रुपए एक्स्ट्रा चुकाए। ये जो एक्स्ट्रा चुकाया गया है यही तो ब्याज है। आप ऐसे भी सोच सकते थे कि एक आदमी ने 10,000 रुपए उधार लिया और इतना पैसा चुकाया,
तो कितना एक्स्ट्रा चुकाया है मेरे दोस्तों? इन तीनों में से 10,000 माइनस करेंगे तो भैया यही आएगा 2220 रुपए। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, 10,000 कर्जा था, पहले 3,000 चुकाया, 7,000 बचा, फिर 2500 चुकाया, 4500 बचा, फिर 6720 चुकाया, एक्स्ट्रा जो चुकाया 2220 रुपए वही ब्याज है। इसका मतलब आदमी को 20 प्लस 21 प्लस 9 कितना हो गया? 50,000 रुपए। उस आदमी को 50,000 रुपए पर एक साल में 2220 रुपए ब्याज देना पड़ा। 50,000 रुपए पर एक साल में 2220 रुपए ब्याज देना पड़ा है। 50,000 रुपए पर 50,000 रुपए पर एक साल में 2220 रुपए ब्याज है, तो 100 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज है? 100 रुपए पर बटे 500। 100 रुपए पर एक साल में लगने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये आएगा बेटा 4.44 आएगा ये। तो 4.44% पर एनम ब्याज की दर है, 4.44%। ऑप्शन गलत है इसके, 4.44% आएगा, 4.44%। समझ में आया है? जिसको नहीं समझ में आया वो R% मान के करेंगे। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा मैं अब आपको, लास्ट क्वेश्चन। इस सवाल को आप खुद से ट्राई करेगा। 86 नंबर सवाल, सवाल नंबर है 86। 86 और 87 दो क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे, बनाएंगे। चलिए दो क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी खुद से करेंगे। एक राशि पर 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3130 रुपए है। 5 साल बाद प्रिंसिपल 5 गुना हो जाता है, तो 10 साल के बाद कुल कितना ब्याज मिलेगा? बोला है एक धनराशि पर 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3130 रुपए है। हम 5 साल बाद प्रिंसिपल 5 गुना कर देते हैं, तो 10 साल में कुल कितना ब्याज मिलेगा? आप ये बात अच्छी तरीके जानते कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल के। अगर आप प्रिंसिपल को 5 गुना कर दोगे तो सिंपल इंटरेस्ट भी 5 गुना मिलना चाहिए। इस सवाल में थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सवाल बहुत ही जबरदस्त है। एक धनराशि पर 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3130 है, 10 साल का। तो आप मुझे बताओ 5 साल का कितना है? अगर एक धनराशि पर 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3130 है, किसी धनराशि पर किसी प्रिंसिपल पर 10 साल का ब्याज 3130 है, तो 5 साल का आधा होगा। 5 साल का ब्याज कितना होगा? 3130 का आधा 5 साल का। आप बोलोगे हाँ जी सर आधा होगा। अब 5 साल के बाद प्रिंसिपल 5 गुना कर देते हैं। 5 साल के बाद देखो 5 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं, 5 साल तक सेम प्रिंसिपल है, तो इतना ही ब्याज मिलना चाहिए। 5 साल के बाद प्रिंसिपल 5 गुना कर दिया, तो जो ब्याज आपको मिलना चाहिए था उसका 5 गुना ब्याज मिलेगा कि नहीं? ब्याज मिलना चाहिए था 5 साल में ये, लेकिन प्रिंसिपल 5 गुना हो गया 5 साल बाद, तो ब्याज भी 5 गुना मिलेगा कि नहीं? मल्टीप्लाई बाय 5। तो यानी कि 10 साल में टोटल ब्याज कितना मिलेगा? इन तीनों को योग, और इन तीनों को योग करेंगे, ये आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, 3130 का 3 गुना। एक बटे दो प्लस 5/2, 6/2 आ गया 3। ठीक है जी, जबरदस्त सवाल है, प्री के पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन था ये। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन 87 नंबर जवाब देंगे, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करेंगे हम। बनाएं, करो बच्चों, घटा के आया है। एक आदमी ने कुछ पैसा एक निश्चित अवधि के लिए निवेश किया, कुछ पैसा। साधारण ब्याज की दर 15% है। एक आदमी ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए। यदि ब्याज की दर 15% है तो अमाउंट 44,000 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज की दर 6% है तो अमाउंट 22,400 हो जाता है, 22,400। तो आपसे पूछा है प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल क्या है ये आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, जवाब देंगे। कौन करेगा मेरे दोस्तों इस सवाल को? इस सवाल को कौन करेगा? सवाल बहुत बहुत बेहतरीन है।
बहुत बहुत बेहतरीन। यहां पे आपके सामने दो अलग अलग केस दिखाए हैं। बोला एक आदमी ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। ना तो आपको इस सवाल में प्रिंसिपल पता है, ना ही आपको इस सवाल में टाइम पता है। ठीक है ना। बोला अगर ब्याज की दर 15% है तो अमाउंट हो जाएगा 44,000 रुपए। यदि ब्याज की दर 6% है तो अमाउंट हो जाएगा 22,400 रुपए। प्रिंसिपल क्या है? तो अब मैं आपको देखो दोनों ही चीज पूछी जा सकती है, प्रिंसिपल भी और टाइम भी। मैं आपको दोनों निकाल के बताऊंगा। देखो जैसे प्रिंसिपल बच्चों पी है, अगर ब्याज की दर 15% है मेरे प्यार भी 15%, तो एक साल में प्रिंसिपल का 15% ब्याज मिलेगा। मैंने मान लिया कि समय टी साल है, तो टी साल में इतना ब्याज मिलेगा, ये ब्याज मिलेगा मेरे दोस्तों। भाई प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। प्रिंसिपल पी है, भाई प्रिंसिपल पर एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? 15%। हमने टी साल के लिए इन्वेस्ट किया मानो, तो टी साल में इतना ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 44,000 रुपए, 44,000 रुपीज। ये जो परसेंटेज निकाला गया प्रिंसिपल का निकाला जाएगा, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल पे एक साल में 15% ब्याज है, टी साल में टी मैंने लिखा नहीं है बेटा। अगर ब्याज की दर 6% है तो यानी कि एक साल में 6% ब्याज मिलेगा, तो टी साल में कितना ब्याज मिलेगा ये? तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 22,400 रुपए। ये अमाउंट हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो दोनों केस को कंपेयर करो। भाई अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो क्या आएगा? ये तो कट ही जाएगा ना। प्रिंसिपल 15 माइनस 6 9%, यानी कि प्रिंसिपल पर 9% के हिसाब से टी साल का जो ब्याज है वो कितना है? जवाब दीजिएगा। तो 44 माइनस 22 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा जी आपका यहां से 17,600। सॉरी सॉरी सॉरी, 600 और ये 21,600, 21,600 रुपए। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि प्रिंसिपल का 9% के हिसाब से टी टाइम पीरियड का जो ब्याज है, प्रिंसिपल पर 9% के हिसाब से टी टाइम का जो ब्याज है वो 21,600 रुपए। इसमें से इसको माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, ये प्रिंसिपल तो कट जाएगा। यानी कि प्रिंसिपल पर 9% के हिसाब से टी टाइम का जो ब्याज है इसमें से माइनस करेंगे 21,600 रुपए। समझ में? आपको प्रिंसिपल निकालना है, चाहे पहली इक्वेशन से सॉल्व कर लो, चाहे दूसरी इक्वेशन से छाप की है। चाहे आप 15% की वैल्यू निकाल लो, चाहे आप 6% की, कहीं से भी निकाल लो, चाहे यहां से चाहे यहां से। अगर 9% का मान ये है तो 6% का कितना आएगा? अगर मैं दोनों तरफ 2/3 से गुणा कर दूं, 2/3 से, तो 6 आ जाएगा। 6 निकाल लेता हूं मैं, 2/3 से गुणा कर दूं, आ जाएगा 21,600 का 2/3 कितना आएगा? 72 दूनी 144, 14,400। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 14,400 रुपए। बोलो यस सर नो। आप बोलोगे हाँ सर। अभी 9 का 2/3 करेंगे तो ही तो 6 आएगा, तो ही तो 6 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि प्रिंसिपल पर 6% के हिसाब से टी साल का जो ब्याज है, प्रिंसिपल पर 6% के हिसाब से टी साल का जो ब्याज है वो 14,400 रुपए है। तो प्रिंसिपल कितना होगा? 22,400 में से उधर 14,400 माइनस कर देंगे तो 8,000 रुपए। 14 6 20 2 22, यानी कि 8,000 रुपए आपका प्रिंसिपल आएगा। और ये सवाल का आंसर था बी ऑप्शन। आपको बस यहां से दो केस को कंपैरिजन करना था, घटाना था केवल दो इक्वेशन को। अगर आपसे सवाल में टाइम पूछा होता कि टाइम कितना है, यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि टाइम कितना है, तो आप मुझे बताओ। प्रिंसिपल 8,000 है, 8,000 रुपए पर 6% के हिसाब से टी साल का ब्याज 14,400 रुपए है। इस 8,000 रुपए पर 6% अगर ब्याज हो, 6%, तो एक साल का ब्याज कितना होगा? एक साल का ब्याज होगा 480 रुपए एक साल का। अगर 8,000 रुपए पर 6% के हिसाब से एक साल का ब्याज निकालूं तो 480 आएगा। आपको टी साल में 14,400 ब्याज मिला है। अगर 14,400 ब्याज है टी साल में, एक साल में 480 है, तो ये 14,400 कितने साल में ब्याज मिला होगा? डिवाइड कर देंगे, 48 3 144, 30 साल में, 30 साल में मिला होगा। तो टाइम कितना है? 30 इयर्स। तो आपसे दोनों ही चीज पूछी जा सकती है, प्रिंसिपल 8,000 और टाइम 30 साल।
जो परसेंटेज भाई सिंपल इंटरेस्ट किस पे निकाला जाता है, प्रिंसिपल का ही, तो प्रिंसिपल का 6% के हिसाब से टी साल का सिंपल इंटरेस्ट ये है। ये वैल्यू यहां रख दी 14,400 माइनस उधर 8,000। 8,000 रुपए पर 6% के हिसाब से एक साल का ब्याज 480 होता है। तो टी साल का कितना होगा भाई, टी साल का 14,400 है, तो कितने साल में मिला होगा ये, 14,400 को 480 से भाग देंगे 30 साल में। ठीक है, और इसी के साथ ये चैप्टर पूर्णतः समाप्त होता है। मैंने आपको हर एक वैरायटी कराया है। ठीक है भाई, अब कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करेंगे। मैंने पहले बोल दिया कि इंस्टॉलमेंट की मैं आपको कंसेप्चुअल क्लास की रिकॉर्डिंग दूंगा, कि आप इंस्टॉलमेंट आपने प्री के दौरान नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी। ज्यादातर बच्चों ने 10% नहीं पढ़ा होगा, 90% ने पढ़ा ही नहीं इंस्टॉलमेंट। तो सीआई और एसआई की इंस्टॉलमेंट की कंसेप्चुअल क्लासेस की रिकॉर्डिंग दूंगा, कि उसका कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। एसआई कंप्लीट हो गया, सीआई करते हैं। सीआई की 2 शीट होंगी। ठीक है बच्चों, होल्ड करो, शीट लगवाता हूं। चले भाई, देखिए कहानी समझेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट यार एक ऐसा चैप्टर है कि इसमें जितना सवाल जरूरी है ना, उतना कंसेप्ट समझना भी जरूरी है। बहुत छोटी छोटी महीन बातें होती हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, क्रमागत प्रतिशत वृद्धि। मैं आपको बहुत प्यार से इसकी थ्योरी भी समझाऊंगा, समझ में आया, और फिर आपको इस पे सवाल भी करवाऊंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट अकेला ऐसा चैप्टर है जिससे पेपर में कैलकुलेटिव सवाल आने की उम्मीद है। कैलकुलेटिव मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव, जो बच्चों के पसीने छुड़ा दे। बाकी किसी चैप्टर से कैलकुलेटिव सवाल ऐसा कुछ खास बनेगा नहीं। ठीक है ना। चलिए मेरे दोस्तों, मैं आपको कैलकुलेशन करने के जो है तरीके भी सिखाऊंगा कि कैसे कैलकुलेशन जल्दी करनी है। ध्यान सुनिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याज पर भी ब्याज। ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल ब्याज बढ़ता जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पर भी ब्याज मिलेगा और ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। कैसे, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज आपने किसी बैंक में 100 रुपए उधार दिए, ब्याज की दर है 10% पर एनम, 10% पर एनम। ठीक है भाई, और ये जो ब्याज है एनुअली कंपाउंड हो रहा है। ब्याज जो है एनुअली कंपाउंड हो रहा है। एनुअली कंपाउंड का क्या मतलब है मैं अभी समझाऊंगा। वार्षिक संयोजित हो रहा है। वार्षिक संयोजित का मतलब, एनुअली कंपाउंड का मतलब हर एक साल में जो भी अमाउंट बनेगा, हर एक साल में जो भी ब्याज बनेगा, उसको अमाउंट में ऐड करके हम नया प्रिंसिपल बनाएंगे। अगर मैं कहूं हाफ ईयरली कंपाउंड, तो इसका मतलब है कि हर 6 महीने में जो भी ब्याज बनेगा उसको अमाउंट में ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाएंगे। अगर मैं कहूं क्वार्टरली कंपाउंड, तिमाही संयोजित, इसका मतलब है कि हर 3 महीने में जो भी ब्याज बनेगा उसको अमाउंट में ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाएंगे। ईयरली कंपाउंड का मतलब हर एक साल में सक्सेसिव का फॉर्मूला लगेगा। हाफ ईयरली कंपाउंड का मतलब हर 6 महीने में हाफ ईयरली का सक्सेसिव का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ध्यान सुनेगा। इससे प्रिंसिपल 100 है, ब्याज की दर है 10%, तो 100 का 10% 10 रुपए ब्याज मिलेगा।
तो अमाउंट कितना हो जाएगा 110 रुपए। ये 1 साल बाद अमाउंट है, बट ये सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है, सेकंड ईयर का प्रिंसिपल है। यानी कि सेकंड ईयर में मेरे दोस्तों इस पर ब्याज मिलेगा 110 पर, 100 पर नहीं। तो सेकंड ईयर में 110 का 10% 11 रुपए ब्याज मिलेगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 121 रुपए। 121 रुपए आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये 2 साल बाद अमाउंट है बेटे, ये 2 साल बाद अमाउंट है, लेकिन ये थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल है, ये आगे के साल के लिए प्रिंसिपल है। यानी कि थर्ड ईयर में मेरे दोस्तों इस 121 पर ब्याज मिलेगा। 121 का 10% 12.1, तो यानी कि 12.1 ब्याज मिलेगा। तो जोड़ देंगे, अमाउंट कितना हो जाएगा 133.1। ये 3 साल बाद अमाउंट है, लेकिन ये जो 3 साल बाद अमाउंट है वो चौथे साल के लिए प्रिंसिपल है। बात को समझे आप बोलोगे, यानी कि जो आज अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल होगा। समझ में आया? कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट होते हैं वो जीपी में होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में। अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है, इसका मतलब हर साल अमाउंट को 10% बढ़ाते जाना है। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा 11/10 या फिर 1.1। अगर ब्याज की दर 10% है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ जाएगा 11/10 या फिर 1.1। प्रिंसिपल अगर 100 है तो 1 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा 1.1 टाइम्स। फिर उसके 1 साल बाद 110 को 1.1 से गुणा करेंगे 121, 121 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे 133.1, 133.1 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे 146.41। समझ में आया? यहां तक किसी बालक को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई डाउट नहीं है। यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा होती जा रही है। तो यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट है वो जीपी में होते हैं। जीपी का मतलब इनके बीच में सेम रेशियो चल रहा है 1.1। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की परिभाषा है। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, सभी लोग बड़े प्यार से समझने की कोशिश करेगा। देखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में वो सारे कंसेप्ट लगेंगे मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनेगा, वो सारे कंसेप्ट इस्तेमाल होंगे, सारे कंसेप्ट इस्तेमाल होंगे जो लगते हैं, जो सक्सेसिव परसेंटेज में लगते हैं। आप यहां पे फॉर्मूला भी लगा सकते हो, आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर सकते हैं, आप रेशियो से भी कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लिया कि प्रिंसिपल 1000 रुपए है, टाइम है 3 साल, ब्याज की दर 10, 20 और 30% है। तो 1000 रुपए को 10% बढ़ाएंगे 1100 हो जाएगा, फिर 1100 को 20% बढ़ाएंगे 1320 हो जाएगा, फिर 1320 को 30% बढ़ाएंगे 1716 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? इस बात को आप रेशियो से भी कर सकते हैं। यानी कि अगर प्रिंसिपल 1000 है तो 3 साल बाद अमाउंट 1716 है। इस बात को आप रेशियो से भी कर सकते हैं। देख रहे हैं 10% 10 से 11, 20% 10 से 12, 30% 10 से 13, यानी कि प्रिंसिपल 1000 है तो 3 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा 1716। बात क्लियर है? या फिर आप सीधी सीधी मल्टीप्लाइंग फैक्टर की गुणा भी कर सकते हैं। अगर आपका प्रिंसिपल 1000 है, ब्याज की दर पहले साल 10% है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 से गुणा, फिर अगले साल 20% है 1.2 से गुणा, फिर अगले साल 30% है 1.3 से गुणा, तो 3 साल बाद अमाउंट हो जाएगा 1716 रुपए। तीनों ही तरीके जो हम परसेंटेज में पढ़ते हैं वो इस्तेमाल होंगे, सौमान के भी है भी मेरे दोस्तों, रेशियो से भी और मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी। आगे चलेंगे। देखो मेरे दोस्तों, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों। बेटा अगर ब्याज की दर, ये मैंने यहां पे प्रूफ लिखवाया है पर मुझे प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है समझाने की। अगर ब्याज की दर R% पर एनम है, R% पर एनम, R% पर एनम ब्याज की दर है, इसका मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 1 + R%, 1 + R%। ब्याज की दर R% मतलब होता है कि अमाउंट को R% बढ़ाना है, प्रिंसिपल को R% बढ़ाना है। अगर ब्याज की दर R% पर एनम है तो 1 साल बाद अमाउंट इतना होगा। जैसे अगर ब्याज की दर 20% है तो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल का 100% से 20% बढ़ा दोगे 120%। ये आएगा कि नहीं मेरे दोस्तों? ये 1 साल बाद अमाउंट होगा। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट में n साल बाद अमाउंट पूछे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर n हो जाएगा।
समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। किसी बच्चे को कोई समस्या? यानी कि अगर आपको 1 साल बाद अमाउंट निकालना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 1, 2 साल बाद निकालना है पावर 2, 3 साल बाद पावर 3, 4 साल बाद पावर 4, जितने साल बाद अमाउंट निकालना है मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर आपको करनी है। ये फॉर्मूला है मेरे दोस्तों। यानी कि अमाउंट आफ्टर एन ईयर कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? ये रहा प्रिंसिपल और 1+r% की होल पावर n। आप बोलोगे हाँ जी सर, r% को ही r/100 कहते हैं। तो n साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, जब अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? ये ब्रैकेट यहां लगाना चाहिए, प्रिंसिपल तो कॉमन आ जाएगा, प्रिंसिपल कॉमन आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? कंपाउंड इंटरेस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूं न्यूमेरिकल वैल्यू से। जैसे सपोज ब्याज की दर 25% पर एनम है, आपने पी रुपए उधार दिए, ब्याज की दर 25% है, तो एक साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? अगर ब्याज की दर 25% है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 1.25। तो एक साल बाद अमाउंट क्या हो जाएगा भाई? 1.25 से गुणा, फिर उसके एक साल बाद अमाउंट क्या हो जाएगा? फिर दोबारा 1.25 से गुणा करेंगे तो 1.25 का स्क्वायर नहीं हो गया? फिर 3 साल बाद अमाउंट क्या होगा? फिर से 1.25 से गुणा, फिर से 1.25 से गुणा मेरे प्यारे भाई, तो 1.25 की पावर 3 नहीं हो जाएगा? यानी कि जितने साल बाद अमाउंट निकालना है मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर करनी है। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है बच्चों? चलो अब जैसे मैं आपसे एक सवाल ये पूछता हूं कि ब्याज की जो दर है, ब्याज की जो दर है वो सपोज 14:2/7% पर एनम है, 14:2/7% पर एनम है ब्याज की दर। तो 11 साल बाद अमाउंट और 8 साल बाद अमाउंट का रेशियो कितना होगा? ये मेरा सवाल आपसे बन गया। बताओ बच्चों, अगर ब्याज की दर 14 सही 2/7% है तो 11 साल बाद अमाउंट और 8 साल बाद अमाउंट का रेशियो क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड हो रहा है, प्रिंसिपल सॉरी ब्याज की दर 14:2/7% है, तो किसी धनराशि पर 11 साल बाद और 8 साल बाद अमाउंट का रेशियो क्या होगा? अगर ब्याज की दर 14:2/7% है 1/7, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 8/7 आएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 11 साल बाद अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल का, अगर प्रिंसिपल P है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 11। 8 साल बाद अमाउंट क्या होगा मेरे प्यारे भाई? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 8। समझ में आया? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये P से P कट जाएगा, पावर 11 को पावर 8 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3। 3 बचा कि नहीं? तो आपको लॉजिकली समझना चाहिए कि 11 साल और 8 साल के बीच में 3 साल का गैप है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की भी पावर कितनी आएगा? 3 आएगा। यानी कि जो 8 साल बाद अमाउंट है ना, जो 8 साल बाद अमाउंट है वही आगे के लिए प्रिंसिपल है। तो यही 8 साल बाद जो अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल है, और यही प्रिंसिपल 3 साल बाद बढ़ के अमाउंट बन गया है जिसको A11 नाम दिया गया है। यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर कितना आएगा? 8/7 की पावर 3। समझ में आए? कंसेप्ट क्लियर हो गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। इसका रिवर्स प्रोसेस भी समझते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल, एक सवाल दिया कि किसी धनराशि पर किसी ब्याज की दर से 3 साल में प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो ये है। किसी धनराशि पर 3 साल में प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो ये है। पूछा ब्याज की दर कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? अगर आपको ब्याज की दर निकालनी है तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता होना चाहिए, 1 ईयर का। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब होता है प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो। मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, स्केलिंग फैक्टर से डरो मत। स्केलिंग फैक्टर या मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब होता है प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो। आप जितने साल का निकालेंगे उतनी ही आपको पावर कर देना है। ये 3 साल में प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो 1 साल का क्या होगा? क्यूब रूट लेंगे, क्यूब रूट लेंगे तो 125 का 5 ये 7। यानी कि अगर प्रिंसिपल 5 है तो 1 साल में 2 रुपए ब्याज मिलता है, तो ब्याज की दर है 2/5, यानी कि 40% पर एनम। उल्टा प्रोसेस हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बात को अच्छी तरीके से समझ पाए हैं। आगे की तरफ चलेंगे स्टूडेंट, अगला कंसेप्ट बनाएंगे।
ठीक है भाई। देखो बच्चों, ध्यान सुनिएगा, कभी कभी ऐसा सवाल होता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ना तो दिया होता है, ना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा निकालने की जरूरत होती है। जैसे आपके पापा के पास बीमा वाले आते हैं ना, बीमा वाले, वो बीमा वाले ये कहते हैं कि भाई साहब आप हमारी बीमा कंपनी में पैसा लगाओ, हम आपके पैसे को 10 साल में दुगना कर देंगे, हम आपके पैसे को 10 साल में 3 गुना कर देंगे, 3 गुना, 10 साल में 3 गुना कर देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट देंगे। भाई साहब आप हमारे बैंक में पैसा लगाओ, अब ये आप LIC का बीमा करो, 10 साल में आपका पैसा 3 गुना कर देंगे। तो आपके पापा बोलेंगे ये तो ठीक है, तू मुझे बता हर साल का ब्याज कितना मिलेगा, 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है मुझे। तो बीमा वाला बोलेगा अरे भाई साहब ब्याज छोड़ो, हम आपका पैसा 10 साल में 3 गुना करके देंगे। अगर आपका पैसा 10 साल में 3 गुना हो रहा है, यहां से अगर आपका पैसा हर 10 साल में 3 गुना करके देंगे, भाई साहब ब्याज को छोड़ो, हर 10 साल में 3 गुना, तो पापा पूछेंगे तो बताओ 20 साल में कितना करेंगे, 20 साल में। तो आप कहोगे सर अगर 10 साल में 3 गुना है तो 20 साल में 3 गुना गुणा 3 9 गुना करके देंगे। हर 10 साल में आपका पैसा 3 गुना करके देंगे पापा जी, हर 10 साल में 3 गुना, अगले 10 साल में फिर 3 गुना, आप और 10 साल के लिए लगाओ फिर 3 गुना। तो यानी कि 10 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही दिया है यहां पर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? हर 10 साल में 3 गुना, हर 10 साल में 3 गुना। तो अगर आपसे पूछे 30 साल में कितना हो जाएगा, तो आपका पैसा हो जाएगा 27 गुना। यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा उसकी शकल बहुत बुरी आएगी। जैसे ध्यान सुनेगा, कोई बीमा वाला आया आपके पास, बोला भाई साहब मेरे बैंक में लगाओ, 1 रुपया लगाओ, 5 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट दूंगा आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट 1 रुपया लगाओ, 5 साल बाद 1.3 रुपए ले लो मुझसे। तो आप मुझे बताओ 15 साल में कितना हो जाएगा? 1 रुपया 5 साल बाद अगर 1.3 रुपए बना है तो 15 साल में कितना बन जाएगा बेटा? 15 साल का मतलब होता है 5 साल 5 साल 5 साल, 1 रुपए से 1.3 रुपए हो गया, हर 5 साल में 1.3 गुना हो रहा है। तो 15 साल में कितना हो जाएगा? 1.3 की पावर 3, यानी कि 2.197 रुपए, 1.3 का क्यूब। तो 1 रुपए 15 साल में 2.197 बन जाएंगे। इसलिए आइंस्टाइन ने बोला था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 7वां अजूबा है। 5 साल में तो 1.3 ही हुआ, 15 साल में हो गया 2.197। समझ में है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। अब आपसे कोई आदमी ये कहने लगे कि भाई साहब मैं आपका पैसा, ये एग्जांपल लिया है, आप मेरे बैंक में पैसा लगाओ, आप बीमा में पॉलिसी करो, मैं आपका 10 साल में 3 गुना कर दूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट पर। ब्याज की दर कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये कहने लगे। अगर 10 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3 है तो 1 साल का कितना होगा? 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? इसका 10th रूट लेंगे। इसका 10th रूट लोगे कि नहीं लोगे? 10th रूट इसका क्या लोगे मेरे दोस्तों? 10th रूट लोगे कि नहीं लोगे? बोलो, 10th रूट लोगे? अगर 10 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3 है तो 1 साल का कितना होगा? 10th रूट ऑफ 3। यानी कि मेरे प्यारे भाई, अगर आप 1 रुपए इन्वेस्ट करोगे, 1 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 1 साल बाद इतना हो जाएगा। 1 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 1 साल बाद इतना हो जाएगा। तो आपको ब्याज कितना मिलेगा? आपको ब्याज मिलेगा मेरे दोस्तों, ये अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे अपॉन 1, परसेंटेज में इंटू 100%, ये है ब्याज की दर। अब आपके पिताजी को कोई आदमी कहे भाई साहब आपको 1 साल में क्यूब रूट ऑफ 10 माइनस 1 गुणा 100% का ब्याज दूंगा, तो पिताजी जूता लेके मारेंगे कि नहीं मारेंगे? तो इसलिए बीमा वाले कहते हैं भाई साहब कि आपको जो ब्याज मिलेगा हम कंपाउंड टेस्ट देंगे, पैसा लगाओ हमारे स्कीम में, हर 10 साल में 3 गुना। ये तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा होती जाती है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ओके, ये कौन सा कंसेप्ट समझा अभी हमने? हाँ जी, नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई, ईयरली कंपाउंड, हाफ ईयरली कंपाउंड और क्वार्टरली कंपाउंड में क्या फर्क है? ईयरली कंपाउंड,
हाफ ईयरली कंपाउंड और क्वार्टरली कंपाउंड आपने नाम सुना है। वार्षिक संयोजित, छमाही संयोजित और तिमाही संयोजित, तीनों का क्या मतलब है ध्यान से बताइएगा जरा। ईयरली कंपाउंड, जैसे सपोज ब्याज की दर 40% पर एनम है। ईयरली कंपाउंड का मतलब है हर एक साल में, मैं एक साल का समय लेता हूं, एक साल का। ईयरली कंपाउंड का मतलब है कि हर एक साल में जो भी ब्याज बनेगा उसको अमाउंट में ऐड करके नया प्रिंसिपल बना देंगे। जैसे आप अगर 100 रुपए इन्वेस्ट करते हो, ब्याज की दर 40% है, तो एक साल बाद कितना अमाउंट हो जाएगा? 140। लेकिन अगर हम हाफ ईयरली कंपाउंड करते हैं, हाफ ईयरली, समय कितना लिया है मैंने? एक साल लिया है। अगर हम हाफ ईयरली कंपाउंड करते हैं, हाफ ईयर का मतलब होता है 6 महीने, तो एक साल में 6-6 महीने की 2 साइकिल बन जाएंगी। यानी कि हर 6 महीने में जो भी ब्याज बनेगा उसी को अमाउंट में ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाएंगे, हर 6 महीने में सक्सेसिव होगा। बच्चों अगर ब्याज एक साल में, ब्याज की दर है 40% पर एनम, ब्याज 40% एक साल में, तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 20%। 6 महीने में कितना ब्याज मिलना चाहिए? 20%। तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो 20 और 20 का सक्सेसिव होगा। 100 रुपए पर 6 महीने में 20% ब्याज मिलेगा, 120 हो जाएंगे। फिर 120 रुपए पर अगले 6 महीने में 20% ब्याज मिलेगा तो 144 हो जाएंगे। तो 100 रुपए 144 बन गए, तो ब्याज कितना मिला? रेट कितना मिला? 44% आपको ब्याज मिला। क्वार्टरली कंपाउंड, क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीने। अब समय एक साल है, एक साल में 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने की 4 साइकिल हो जाएंगी। अगर ब्याज मेरे दोस्तों एक साल में 40% पर एनम है, 40% पर एनम, तो ब्याज एक क्वार्टर में कितना मिलना चाहिए? 3 महीने में कितना मिलना चाहिए? 10%। तो ब्याज मिलेगा 10 10 10 10 का सक्सेसिव। हर 3 महीने में सक्सेसिव होगा 4 बार, 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना, तो ब्याज आपको मिलेगा कितना? 10 10 10 का 4 बार सक्सेसिव होता है 46.41%। यानी कि आपको यह बात समझ में आ रही है कि जितना जल्दी जल्दी आप कंपाउंड कर रहे हैं, जितने कम समय में कंपाउंड कर रहे हैं, ब्याज उतना ज्यादा मिलेगा। जितना जल्दी कंपाउंड करोगे, सक्सेसिव का फॉर्मूला उतना जल्दी लगेगा, ब्याज उतना ज्यादा मिलेगा। ईयरली से ज्यादा ब्याज हाफ ईयरली में है, हाफ ईयरली से ज्यादा ब्याज क्वार्टरली में है। अगर कोई महीने में कंपाउंड करने लगे तो और ज्यादा ब्याज मिलेगा महीने में। समझ में आया? 4 महीने को 4 मंथली बोलेंगे। 10th रूट ऑफ 3, सॉरी मैंने यहां पे उल्टा लिख दिया, सॉरी मैंने यहां पे उल्टा लिख दिया, उल्टा, ये 10th रूट ऑफ 3 होगा बच्चों, उल्टा लिख दिया था। ठीक है ना? तो सभी को समझ में आया कि क्वार्टर ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली में क्या फर्क है? ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो है हम इस पे बेस सवाल करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, खतरनाक चैप्टर जी। बनाएंगे बेटे। सवाल नंबर है आपके सामने 1, 36 क्वेश्चन इस सीट में, पहली शीट है। जवाब देंगे मेरे दोस्त, इसका क्या आंसर है? बनाओ, बोलो। राज ने एक फंड में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए। फर्स्ट ईयर में उसे लॉस हुआ, फर्स्ट ईयर में उसे लॉस हुआ, बट हिज बैलेंस वॉज मोर देन 5,000, लेकिन उसका बैलेंस 5,000 रुपए से ज्यादा था। इस बैलेंस को उसने एक साल के लिए और इन्वेस्ट किया। ग्रो एंड द परसेंटेज ऑफ ग्रोथ इन द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में भैया ये हमारा बैलेंस बढ़ा है, सेकेंड ईयर में जो परसेंटेज ग्रोथ है वो फर्स्ट ईयर में लॉस का 5 गुना है। ठीक है? यदि राज को इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर 2 साल में 35% का गेन हुआ है, 2 साल में, तो आपसे पूछा है फर्स्ट ईयर में कितने परसेंट का लॉस है? पहले वर्ष में राज को कितने परसेंट की हानि हुई है? बहुत ही अच्छा सवाल है, देखो ध्यान सुनेगा। सवाल में आपको परसेंटेज में बताना है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। राज ने एक फंड में कुछ पैसा लगाया, पहले साल कुछ नुकसान हो गया, माना X% का नुकसान हो गया। अब जो पैसा बचा वो उसने सेकेंड ईयर के लिए छोड़ दिया, सेकेंड ईयर के लिए छोड़ दिया, निकाला नहीं, छोड़ दिया। सेकेंड ईयर में बचे हुए बैलेंस पर, बचे पैसे पर जितना पहले साल में लॉस हुआ उसका 5 गुना प्रॉफिट हुआ,
5 गुना प्रॉफिट हुआ सेकेंड ईयर में। और ओवरऑल आपको 2 साल में कितना प्रॉफिट हुआ? ओवरऑल आपको प्रॉफिट हुआ 35%, 35%। तो पहले वर्ष में कितना लॉस हुआ है आपको एक्स का मान निकालना है, यानी कि -x और 5x का सक्सेसिव ही 35 है। -x और 5x का सक्सेसिव ही 35 है। x की वैल्यू पूछी है तो मैं ऑप्शन से चेक करूंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ऑप्शन से चेक करूंगा कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, पहला। अगर मैं x को 10 मानता हूं तो -10 और 50 का सक्सेसिव क्या होता है? 50 - 10 40 - 5 35। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 10%। इसके बाद लास्ट होगा जी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर। ओके, तो ऑप्शन से कर लिया, अदरवाइज -x और 5x के सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाएंगे, बराबर 35 करेंगे तो ये टाइम ले जाएगा आपका, और टाइम ही आपको बचाना है, ये बताएंगे स्टूडेंट। सवाल नंबर है आपके सामने 2, करो। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने से कोई धनराशि 2 साल में खुद का 1.96 गुना हो जाते, ब्याज की दर क्या है? कोई धनराशि 2 साल में 1.96 गुना हो जाती है, वार्षिक संयोजित है, तो 1 साल में कितने गुना होगी? 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? अंडर रूट 1.96 का अंडर रूट 1.4, यानी कि कोई धनराशि हर साल 1.4 गुना हो रही है, 1.4 गुना हो रही है, तो ब्याज कितना मिल रहा है? 40%। 40% ब्याज मिलेगा तो 140% हो जाएगी, 140% को ही 1.4 कहते हैं। बहुत ही सरल सवाल मैंने आपसे पूछा है, बहुत सरल सवाल, ये बताएंगे। सवाल नंबर है 3, गलती मत करिएगा दोस्तों, इस सवाल में गलती कर दोगे आप, इस सवाल में गलती मत करिएगा, सोच समझ के बताइएगा। कोई धनराशि 1 साल में खुद का 625/256 गुना हो जाती है 1 साल में। यदि ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, क्वार्टरली संयोजित हो रहा है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। वार्षिक ब्याज की दर बताओ। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है पर एनम, ध्यान सुनिएगा। कोई धनराशि 1 साल में खुद का 625/256 गुना हो जाती है, ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, हर 3 महीने में संयोजित हो रहा है, यानी कि मेरे दोस्तों हर 3 महीने में सक्सेसिव होगा, हर 3 महीने में जो भी ब्याज बनेगा उसको अमाउंट में ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाएंगे। अगर कोई धनराशि 1 साल में 625/256 गुना हो रही है, तो ये 1 साल यानी कि 12 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। कितने महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है? 12 महीने का। हम तो हर 3 महीने में सक्सेसिव कर रहे हैं, तो 3 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा 3 महीने का? तो आप कहोगे सर इसका 4th रूट। 12 महीने, 1 साल में 625/256 गुना हो रही है, तो हर 3 महीने में राशि कितना हो रही है? 4th रूट लेंगे। 3 महीने की 4 साइकिल बनती है 1 साल में, तो 625 का 4th रूट 5 और 256 का 4। बोलो, यानी कि हर 3 महीने में आपका पैसा 5/4 गुना हो रहा है, हर 3 महीने में। हर 3 महीने में 5/4 गुना, 5/4 गुना, 5/4 गुना, 5/4 गुना हो गया, तो 12 महीने में हो गया 5/4 की पावर 4। हर 3 महीने में आपका पैसा 5/4 हो रहा है, तो हर 3 महीने में आपको ब्याज मिल कितना रहा है? 1/4। 1/4 आपको ब्याज मिल रहा है, यानी कि 25%। तो आपका जो ब्याज है बेटा 3 महीने में 25% है, हर 3 महीने में 25%। आंसर मत लगा देना, ये ब्याज 3 महीने में 25% ब्याज मिल रहा है। तो आपसे पूछा 1 साल में कितना ब्याज है, हर 3 महीने में 25% ब्याज आपको मिला है, तो 1 साल में जो ब्याज होगा वो 100%। 100% पर एनम ब्याज की दर है, 100% पर एनम। ये 25% ब्याज तो हर 3 महीने में मिल रहा है, ब्याज की जो दर होगी 100% पर एनम होगी। अगर ब्याज मेरे दोस्तों 1 साल में 100% है, तो ब्याज 3 महीने में कितना होगा? 25%। तो ब्याज जो मिला है आपको 25, 25, 25 का 4 बार सक्सेसिव मिला है। 25% 1/4, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/4, 5/4 का 4 बार सक्सेसिव ये है। इसलिए हमने क्वेश्चन लिया है कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए। आपका सवाल आसान है बट कंसेप्ट क्लियर होगा। यहां से आगे चलेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 4, जवाब देंगे, बनाओ।
यदि किसी मूलधन 3 वर्षों के लिए 12% की दर से 12,000 रुपए, तो चौथे वर्ष के बाद राशि क्या होगी? बोला है कोई अमाउंट 3 साल बाद 12% की दर से 12,000 रुपए, तो अमाउंट आफ्टर फोर्थ ईयर, चौथे वर्ष के बाद क्या होगा अमाउंट? देखो बेटा, ये आपको 3 साल बाद अमाउंट दे रखा है, 3 साल बाद अमाउंट दे रखा है 12,000 रुपए। बोला चौथे साल के बाद अमाउंट क्या होगा? निहायत ही इजी और घटिया सवाल है मेंस के पेपर का। भाई जो 3 साल बाद अमाउंट है वो चौथे साल के लिए प्रिंसिपल नहीं है, जो 3 साल बाद अमाउंट है वो चौथे साल के लिए प्रिंसिपल है। अगर ब्याज की दर 12% है तो चौथे साल में इस पे 12% ब्याज मिलेगा। अब 12,000 का 12% क्या होता है? 12 गुणा 12 144, 1440 रुपए। तो 12,000 में 1440 ऐड कर देंगे तो 13,440 रुपए चौथे साल पे अमाउंट हो जाएगा। खत्म। आगे चलेंगे दोस्तों। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 5 बनाओ, इसका क्या आंसर है? 5 नंबर। When the interest is calculated on annual compounding basis, जब इंटरेस्ट जो है वो एनुअली कंपाउंड होता है तो 4 साल बाद अमाउंट, कोई धनराशि 4 साल बाद 7562 है और 5 साल में 8469.44 है, ब्याज की दर बताए। बिल्कुल आसान सवाल है। देखो सवाल में बोला है कि कोई धनराशि 4 साल में इतनी बन जाती है और 5 साल में इतनी हो जाती है, ब्याज की दर क्या है? आपको पता होना चाहिए कि जो 4 साल बाद अमाउंट है वही 5वें साल के लिए प्रिंसिपल है, यानी कि यही प्रिंसिपल 4 साल 5 साल के बीच में 1 साल का गैप है, यही पैसा 7,562 एक साल में बढ़कर 8,469.44 रुपए हो गया है। तो ब्याज की दर कितनी है मेरे दोस्तों? ये पैसा 7,562 रुपए एक साल में इतना हो गया बढ़कर, ब्याज की दर क्या होगी बताओ? अब देखो मैं यहां पे भाग तो करूंगा नहीं इसको, ये 2 है और एंड में आना चाहिए 4 4, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि 2 अट्ठे 16। अगर मैं इसको 20% बढ़ाऊंगा 20% तो दशमलव के बाद एक डिजिट आएगा ना, ये होगा, ये हुआ 12%। एक्चुअली 12% बढ़ा है, ये 1.12 गुना हुआ है। ध्यान से देखोगे तो 2 दूनी 4 होगा, आएगा 4, और देखो दशमलव के बाद 2 डिजिट आएंगे, यहां तो दशमलव है नहीं, यहां 2 डिजिट है, देखो 2 डिजिट बनेंगे कि नहीं, तो ये 1.12 टाइम्स हुआ है। अंदाजा मारा करो 12%। समझ में आया? अदरवाइज आप इसको भाग करेंगे इससे तो आपको पता चलेगा 1.12 टाइम्स हुआ है। 1.12 का मतलब 112% हो गया, यानी कि 12% ब्याज मिल गया। समझ में आया? लेकिन हम ऑप्शन से बहुत जल्दी कर सकते हैं, तो ऑप्शन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल सीखो। अगला सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 6 बनाओ। बोला 16,875 की राशि को जब वार्षिक रूप से कंपाउंड किया जाता है 8% की दर से, तो 2 साल के बाद 19,683 मिश्र धन प्राप्त होता है। आर का मान ज्ञात करें। ये पहला टाइप चल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाला। बोला है 16,875 रुपए, 16,875 रुपए, ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है। 2 साल बाद अमाउंट बन जाते हैं 19,683 रुपए, 2 साल बाद अमाउंट। ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है बेटा, 2 साल का, तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा इसका? अंडर रूट। ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, आपको तो 1 साल का निकालना है ना, तभी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बताओ किससे जाएगा मेरे प्यारे भाई? 9 से, 9 से जाना ही है भाई। 9 दूनी 18, एकम 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 7 9 अट्ठे 72 और 6 9 सत्ते 63, नहीं 9 दूनी 18, फिर उसके बाद मेरे दोस्तों 1 9 एकम 9, फिर बचेगा 7, तो 9 अट्ठे 72, 6 9 सत्ते 63, फिर 9 एकम 9 7, ठीक है भाई, तो 9 एकम 9 7 बच जाएगा, तो 9 अट्ठे 72, 6 9 सत्ते 63 है भाई, और ये 9 पंजे 45। अभी 3 से चला जाएगा, 729 और 625, 729 और 625, 729 का अंडर रूट 27 और 625 का अंडर रूट 25,
ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। 1 साल के मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब क्या है कि अगर आप 25 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 1 साल बाद वो 27 बन जाएगा। 25 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 1 साल में 27 बन जाएगा, यानी कि 1 साल में 25 रुपए पर 2 रुपए ब्याज मिलेगा। तो ब्याज की दर कितनी होगी? 8% पर एनम। ए ऑप्शन 8% पर एनम। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 7 बनाएंगे। बोले 34,56,100, ठीक है ना, 3,45,600 रुपए 3 साल में 4,39,400 रुपए हो जाते हैं, ब्याज की दर बताएं। तो भैया ऐसे सवाल में आपको निकालना पड़ता है 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 3,45,600 रुपए 3 साल बाद 4,39,400 रुपए हो जाते। प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो है 3 साल का, ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो बेटे 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? क्यूब रूट। आप इसका क्यूब रूट लेंगे, आप बोलोगे हां जी सर ये 3 साल में प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो है, तो हर एक साल में प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो क्या होगा? हर एक साल में आपका अमाउंट प्रिंसिपल का कितने गुना हो रहा है? बताओ जी, किससे जाएगा मेरे दोस्तों? ये 9 से तो जा ही रहा है। 4 3 4 4 8 3 11 है भाई। 4 5 9 और 6 3 9, ठीक है, यहां पे 9 4 3 7 4 11। नहीं यार ऊपर तो नहीं जा रहा फिर 3 से, इसका मतलब ये तो 2 से ही जा रहा है भाई। 1728 और 2 दूनी 4 2 कम 2197, यानी कि 13/12। 13/12 मतलब ब्याज की दर आ गई 1/12। 12 पर एक ब्याज है, 8:1/3%। बी ऑप्शन 8:1/3%। ठीक है बेटा, बोलो कोई परेशानी नहीं। आगे चलेंगे। सवाल नंबर आप हमें ये बताएंगे 8 नंबर, करो बच्चों। कोई धनराशि 4 साल में 54,000 और 7 साल में 59,582 हो जाती है, ब्याज ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो ब्याज की दर बताओ क्या है? कोई धनराशि 4 साल में 54,000 रुपए हो जाती है और 7 साल में 59,582, ब्याज की दर बताओ। देखो जो 4 साल बाद अमाउंट है वही आगे के लिए प्रिंसिपल है। एक्चुअली में 4 साल और 7 साल के बीच में गैप कितना है? 3 साल। तो मैं ये कह सकता हूं कि यही 54,000 रुपए अगले 3 साल में बढ़कर 59,582 हो गए। मैं ये कह सकता हूं कि नहीं कि यही 54,000 रुपए 3 साल के बाद बढ़कर 59,582 रुपए बन गए हैं, कि जो आज अमाउंट है वही आगे के लिए प्रिंसिपल है। ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 1 साल का क्यूब रूट। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बस यहां से सॉल्व कर लेंगे। देखो अगर क्यूब रूट है तो क्यूब रूट निकलेगा, 2 से काटेंगे 27 को, कि मुझे नीचे क्यूब रूट दिख गया तो ऊपर भी बनेगा। 2 दूनी 4, 2 नाम 18 है, 2 सत्ते 14 है, फिर 2 नाम 18, 2 एकम 2, ये आ जाएगा। अब 27,000 का क्यूब रूट तो आ गया 30। ऊपर क्या आएगा बेटा क्यूब रूट? ऊपर इससे हल्का ही बड़ा नंबर है 1 आ रहा है, तो यानी कि ऊपर है 31 का, मुझे याद नहीं है बट 31 का ही होगा वो, कि एंड में 1 आ रहा है और 30 से हल्का ही बड़ा नंबर है, ये 27,000 से हल्का ही बड़ा नंबर है। क्यूब रूट लिया बेटा वानी। टू 2197 13 का क्यूब होता है, 1728 12 का होता है, क्या दिक्कत है इसमें? यानी कि ब्याज की दर आ गई 1/30। 30 रुपए पर 1 साल में एक ब्याज है, तो यानी कि 1:3:1/3%। सी ऑप्शन। समझ में आ गया? कर लोगे मेरे दोस्त? तो आप बोलोगे हां सर। लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे भाई, लास्ट क्वेश्चन ऐसा। सवाल नंबर आपके सामने 9। देखो
x% की दर से 2 साल के लिए 8,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 988.8 है। 8,000 रुपए पर 988.8 रुपए ब्याज है, तो x ज्ञात करें। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। सवाल को करने के दो तरीके। पहला तरीका है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, कि प्रिंसिपल कितना है 8,000 रुपए। 8,000 प्रिंसिपल है 8,000 मेरे दोस्तों। 2 साल में आपको चक्रवृद्धि ब्याज इतना मिला है, 2 साल में इतना ब्याज मिला है 9,888.86। तो 2 साल में ब्याज दिया, तो 2 साल बाद अमाउंट कितना होगा? प्रिंसिपल में अगर मैं ब्याज ऐड कर दूंगा 8,000 में, ये मैं ऐड कर दूंगा तो अमाउंट आ जाएगा ना 8988.8। ये 2 साल बाद अमाउंट है, ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? इसका अंडर रूट 1 साल का। अब यहां से सॉल्व कर लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तरीका नंबर 1। दूसरा तरीका ऑप्शन से, आसान है भाई। 8,000 रुपए पर इतना ब्याज मिला है, कितना परसेंट है? जवाब दो भाई। 8,000 का 10% 800 होता है, 12% निकालूंगा 960। ये लगभग 12% से हल्का सा ज्यादा है। 8,000 का 12%, 12 × 96 960 होता है, 960 से हल्का सा ज्यादा है, देखिए 12% से हल्का सा ज्यादा है। समय है 2 साल, तो 12% से हल्का सा ज्यादा ब्याज तभी मिलेगा जब ब्याज की दर 6 हो। 6 और 6 का सक्सीव होता है 12.36%। यही आंसर होगा, डी ऑप्शन। खत्म। वैसे भी 12.36 निकालूंगा तो 8 × 48 यूनिट डिजिट भी मैच करेगा। बिल्कुल सही। समझ में आया कि नहीं? तो दोनों तरीके हैं। ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आए तो हम ऑप्शन से भी कर पाएंगे और इसको जो है सॉल्व भी कर पाएंगे। आगे सवाल नंबर 10 बनाएंगे जी। लास्ट है भाई। कोई धनराशि 1 साल में 16,800 रुपए और 1.5 साल में 17,472 रुपए हो जाती है। ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड होता है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है ब्याज। तो पूछा है वार्षिक ब्याज की दर। गलती मत करिएगा। कोई धनराशि 1 साल में 16,800 रुपए और 1.5 साल में इतना हो जाते हैं। ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है। सेमी एनुअली कंपाउंड को मतलब हर 6 महीने में सक्सेसिव चलेगा, हर 6 महीने में, हर 6 महीने में। तो जो 1 साल बाद अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल है, यानी कि यही पैसा 6 महीने में, यही पैसा 6 महीने में 16,800 17,472 रुपए हो गया। तो बताओ कितना ब्याज मिला है आपको? कितना ब्याज मिला है? 8 चौक 32 है, लगभग 4% है। देखो कितना ब्याज मिला, 200 रुपए और 472, 672। अब 16,800 का 4% होता है 672, यानी कि 6 महीने में आपको 4% ब्याज मिला है 6 महीने में। तो 4% तो आंसर नहीं है, 4% आंसर नहीं है। वार्षिक ब्याज की हर 6 महीने में आपको 4% ब्याज मिला है, तो एनुअली कितना ब्याज है? 8% पर एनम है ब्याज की दर। तो सी ऑप्शन आंसर है 8% पर एनम। ठीक है, चले आज इतना ही, बाकी कल हम करेंगे। बाय।